सब्जी मंडी बिस्मिल्लाह मार्केट के करीब आतिशज़दगी गैस सिलेंडर धमाके के बाद हुई है। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीमें जय वक़ुआ पर मौजूद। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। दुकान से मुसलसल धमाकों की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। आतिशज़दगी का वाक़या गैस सिलेंडर की दुकान में पेश आया है। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे दुर्रे शहवार से। दुर्रे शहवार बताइएगा, आग पर कब तक काबू पा लिया जाएगा? टाइम फ्रेम तो अभी दिया नहीं गया है, अलबत्ता जो कंट्रोल करने की कोशिश जारी है रेस्क्यू 1122 की जानिब से। ये वाकया कराची के इलाके न्यू सब्जी मंडी पर पेश आया है। बिस्मिल्लाह मार्केट में एक गैस सिलेंडर की दुकान थी जहां पर धमाका हुआ है, जहां पर अब तक जो है दुकान से धमाकों की आवाजें आ रही हैं। अच्छा जी, आतिशज़दगी सिलेंडर ब्लास्ट होने की नतीजे में बताई जा रही है। और इसके अलावा ये है कि कराची सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल रेस्क्यू 1122 को इत्तला मिलते ही फायर एंड रेस्क्यू टीम बेमैक एम्बुलेंस और एक फायर ब्रिगेड ट्रक के इस वक्त जय वक़ुआ पर मौजूद है। आग पर मुसलसल काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक जो है आग पर काबू नहीं पाया गया है। जी अच्छा, दुर्रे शहवार बताइएगा, क्या मजीद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को तलब किया गया अब तक? अभी जो है 2 रेस्क्यू की गाड़ियां मजीद मंगवाई गई है। अलबत्ता जो इस वक्त अगर हम नुकसान की बात करें तो माली नुकसान तो देखने में आया है दुकान में, अलबत्ता जानी किसी भी किस्म का नुकसान जो है अब तक सामने नहीं आया है। अच्छा, रेस्क्यू हुकाम से बात हो सकी आपकी दुर्रे शहवार, क्या बताना है उनका, कब तक आग पर काबू पा लिया जाएगा? जी बिल्कुल, इस हवाले से मेरी रेस्क्यू के तर्जुमान हसन है, उनसे बात हुई थी। उनकी जानिब से कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया गया, क्योंकि ये जो धमाका हुआ है ये सिलेंडर की दुकान में हुआ है और गैस जो है काफी सिलेंडर के अंदर मौजूद थी, जिस वजह से ये धमाका हुआ है। और अब इसमें कब तक कंट्रोल पाया जा सकता है, इस पर किसी भी किस्म का टाइम फ्रेम उनकी जानिब से नहीं दिया गया है। अलबत्ता ये कहा जा रहा है उनकी जानिब से कि अभी तक मुसलसल जो है वो गैस मौजूद होने की वजह से सिलेंडर में धमाके जो है इस वक्त जारी है। अभी आपको बताएं, इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसीह नहीं होगी। FBI की IRS सिस्टम में सुस्त रवि की खबरें जाली करार दे दी हैं। वाज़ेह किया कि IRS प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। अपडेट कर रहे हैं आपको, इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसीह नहीं होगी। FBI की IRS सिस्टम में सुस्त रवि की खबरें जाली करार दे दी। वाज़ेह किया कि IRS प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। यहाँ आपको अपडेट कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसीह नहीं होगी। FBI की IRS सिस्टम में सुस्त रवि की खबरें जाली करार दे दी गई हैं। वाज़ेह किया कि IRS प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। FBI की IRS सिस्टम में सुस्त रवि की खबरें जाली करार दे दी गई हैं। वाज़ेह किया कि IRS प्लेटफॉर्म मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। आपको बता रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख में तौसीह नहीं होगी। FBI ने ये वाज़ेह कर दिया है। FBI की IRS सिस्टम में सुस्त रवि की खबरें जाली करार दे दी गई हैं। बात करेंगे वकास अजीम से। वकास बताएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, FBI की जानब से वाज़ेह तौर पर यह कह दिया गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। इसमें किसी किस्म की कोई तौसीह नहीं की जाएगी। 30 सितंबर के बाद अगर कोई लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो लेट फाइल से सफर होंगे और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। कुछ लोगों की तरफ से ये शिकायत आ रही थी कि FBI का जो ऑनलाइन सिस्टम है ये काम नहीं कर रहा और उनको इनकम टैक्स गुज़वारे जमा कराने में मुश्किलात पेश आ रही है। इसके साथ साथ जो सैलाब इलाके हैं वहाँ से भी ये शिकायत मौसूल हो रही थी कि लोगों को अपने गुज़वारे जमा कराने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन FBI ने यह दावा किया है कि ऑनलाइन सिस्टम जो कि IRIS है ये बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है और सैलाब इलाकों में भी लोग अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। इसलिए जो टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख है वो 30 सितंबर ही है। इसमें किसी किस्म की कोई तौसीह नहीं की जाएगी। जी ठीक है वकास, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि सोने की कीमतों ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आलमी मार्केट में सोना $59 महंगा। आलमी मार्केट में सोना $3,818 फी औंस की बुलंद तरीन सतह पर। 1 तोला सोना 5900 रुपये इजाफे से 4,03,600 रुपये का हो गया है। तारीख में पहली बार सोना 4 लाख रुपये फी तोला से तजावुज़ कर गया है। अपडेट करें आपको, सोने की कीमतों ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आलमी मार्केट में सोना $59 महंगा हो गया है, जबकि आलमी मार्केट में सोना $3,818 फी औंस की बुलंद तरीन सतह पर। 1 तोला सोना 5900 रुपये इजाफे से 4,03,600 रुपये का हो गया है। बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिए।
देखा जाए बुनियादी वजह यह है कि आलमी मार्केट में महफूज सरमायाकारी पर सोने में खरीदारी का तसल्सल जारी है और आलमी मार्केट में सोना $59 महंगा हुआ है। तारीख में पहली बार $3,818 फी औंस की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी। इस इजाफे का असर मुकामी सराफा मार्केट में भी देखा गया है, जिससे मुकामी सराफा बाजार में 24 कैरेट का एक तोला सोना जो है 5,900 महंगा हुआ है। मुल्क की तारीख में पहली बार एक तोला सोने की कीमत 4,03,600 रुपए की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। साथ ही 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना भी 5,058 रुपए महंगा हो गया और 3,46,021 रुपए की बुलंद तरीन सतह कायम कर दी है। इसके साथ साथ जैसे सोना महंगा हुआ है तो चांदी की कीमत को भी फल लग गए हैं। एक तोला चांदी जो 88 रुपए के इजाफे के बाद 4,792 रुपए की बुलंद तरीन सतह पहुंच गई है। सराफा डीलर्स का कहना है कि आलमी मार्केट में तेजी से सोने में खरीदारी देखी जा रही है, उसका असर पाकिस्तान में भी हो रहा है। साथ ही सोने के साथ चांदी की कीमत भी मुसलसल बढ़ती जा रही है, क्योंकि सोने की कीमत जो बढ़ी है तो खरीदार मार्केट से गायब है, तो आम आवाम या गरीब आवाम जो चांदी के में जो खरीदारी कर रहे थे तो उसमें भी खरीदारी बढ़ी है, जिसकी वजह से उसकी भी कीमतें बढ़ने लगी हैं। जी ठीक है, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे। मजीद आप हमारे साथ ही रहिएगा। अभी आपको बताएं, इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स और रिक्शा लेने वालों के लिए अच्छी खबर है। स्टेट बैंक से कर्ज लें, वो भी बगैर किसी इंटरेस्ट के। हुकूमत का इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स और रिक्शा स्कीम का ऐलान। स्कीम के तहत 1,16,000 ई बाइक्स, 3,170 रिक्शे और लोडर्स दिए जाएंगे। पहले मरहले में 40,000 बाइक्स, 1,000 रिक्शे शामिल हैं। दूसरे मरहले में 76,000 बाइक्स, 2,171 रिक्शे दिए जाएंगे। ई बाइक कर्ज 2 साल, ई रिक्शा कर्ज 3 साल के लिए होगा। मजीद इस हवाले से बताएंगे, ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा। बड़ा फैसला किया है और यानी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी फरोग के लिए, जिसमें मोटरसाइकिल है और रिक्शा है, उसकी स्कीम के लिए एक नई स्कीम स्टेट बैंक से मुतारिफ कराई, जिसके तहत जो भी कर्ज लिया जाएगा उस पर जो सूद है हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी की शक्ल में अदा करेगी। मरकजी बैंक ने वफाकी हुकूमत के ताउन से बड़ा फैसला किया है, जिससे यहाँ पे जो है मुल्क भर में जो इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर मुतारिफ कराने की नई स्कीम का आगाज कर दिया है। और स्कीम के तहत कर्ज पर कोई इंटरेस्ट रेट साजिश को अदा नहीं करना होगा। हुकूमत इस पर सब्सिडी की मद में जो है इंटरेस्ट रेट की सूद की अदायगी करेगी। ई बाइक के लिए अगर इलेक्ट्रॉनिक बाइक ली जाएगी तो 2 लाख रुपए कर्ज लेने की हद मुकर्रर की गई है और 3 व्हीलर या रिक्शे के लिए 8,80,000 रुपए कर्ज की हद मुकर्रर की है। कर्ज पर जो 20% डाउन पेमेंट है सारिफ को अदा करना होगा, बाकी 80% जो रकम बैंकों से कर्ज लेकर उसको अदा की जाएगी। और यहाँ पे बताया गया है कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के लिए कर्ज 2 साल के लिए होगा, इलेक्ट्रिक रिक्शे के लिए 3 साल के लिए कर्ज की मुद्दत होगी। इस इक़दाम का मकसद तवानाई की बचत को फरोग देना है और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के शोबे में पाकिस्तान को माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी की तरफ मुंतकिल करना है। माली साल 2025-26 के दौरान इस स्कीम के तहत 1,16,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक फाइनेंस की जाएगी। साथ ही 3,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक रिक्शे फाइनेंस किए जाएंगे। मरकजी बैंक के मुताबिक ये प्रोग्राम 2 मरहले में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में 40,000 इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स और 1,000 ई रिक्शे फराम किए जाएंगे। दूसरे मरहले में बाकी गाड़ियां फराम की जाएंगी। इस स्कीम के तहत कम अज कम 25% इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स खवातीन के लिए मुख्तस होंगी। 10% इलेक्ट्रिक बाइक कारोबारी मकासद डिलीवरी या कोरियर सर्विस के लिए मुख्तस होंगी। 30% रिक्शे फ्लीट ऑपरेटर को दिए जाएंगे। फाइनेंसिंग सहूलत जो देखा जाए कमर्शियल बैंकों और जो इस्लामिक बैंकों के जरिए दस्तियाब होगी। स्टेट बैंक ने तमाम बैंकों को इसकी प्लानिंग करने की हिदायत कर दी है ताकि आवाम को जल्द अज जल्द नई स्कीम के तहत जो है इलेक्ट्रिक रिक्शे और मोटरसाइकिलें मिल सकें। और यहाँ पर सबसे अहम बात कि आवाम को इसके ऊपर कोई जो है इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करनी होगी। जो भी लोन लिया जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बाइक ली जाएगी 2 लाख रुपए की, उसे 20% जो है आवाम को देना होगा। बाकी 80% पर जो उसकी अदायगी होगी उस पर सूद की अदायगी जो है सारिफ को नहीं देना होगा। हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडी के नाम पे यानी कार्बोर प्लस टैक्स जो है, यानी कि जो अभी कार्बोर रेट है 11%, उसमें जो है 2.5% मजीद इजाफे के साथ हुकूमत पाकिस्तान उसका अदा करेगी। सिर्फ असल कीमत जो है सारिफ को अदा करनी होगी। ब्यूरो चीफ अशरफ खान आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। स्टेट बैंक की जानिब से ई बाइक्स और रिक्शा स्कीम मुतारिफ कराई गई है, जिससे ई बाइक्स के शोबे से वाबस्ता ताजरों ने खुशाइन करार दिया है। ताजर रहनुमाओं का कहना है कि इस स्कीम से न सिर्फ रोज़गार के मौके मैसर आएंगे बल्कि ख़वातीन भी बआसानी ई बाइक्स हासिल कर सकेंगी। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे वसीम इफ्तिखार। आगाह कीजिएगा वसीम।
आज बिल्कुल स्टेट बैंक की जानिब से ईवी बाइक्स और ईवी रिक्शे के हवाले से खुसूसी स्कीम का आगाज़ किया गया है, जिसमें ना सिर्फ वो अफराद जिनको इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे अगर चाहिए तो उनको जो है खुसूसी तौर पर कर्ज़ भी फराहम किया जाएगा। और पहले मरहले में तकरीबन 40,000 ई बाइक्स और 1,000 ई रिक्शा फराहम किए जाएंगे और दूसरे मरहले में तकरीबन 76,000 ई बाइक्स और 2,171 जो इलेक्ट्रॉनिक रिक्शे हैं वो फराहम किए जाएंगे। स्टेट बैंक के इस तमाम इनिशिएटिव को कैसे देखते हैं, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ताजिर रहनुमा अब्दुल्ला शारी जो कि इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। स्टेट बैंक और सिंध हुकूमत की ये इश्तराक से जो सिलसिला दिया जा रहा है इस वक्त ई बाइक के हवाले से ख़वातीन के लिए और दूसरे रोज़गारों के लिए, तो ये बहुत अच्छा कदम है। जहाँ हम तनकीद करते हैं वहाँ तारीफ़ भी बनती है, तो ये एक अच्छा कदम है। सिर्फ 20% अदायगी पर आप अपनी सवारी के मालिक बन सकते हैं और बाकी आसान एक साथ पर दे सकते हैं जो ज़ीरो मार्कअप पर है। तो ये बहुत अच्छा कदम है और इसके अंदर कुछ चीज़ों की ज़रूरत है जिसमें बैठ के ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हमारे रोड्स वगैरह को दिख रहे हैं और मैं काफ़ी अरसे से लगा हुआ हूँ कि रोड के ऊपर जिस तरह ट्रैफिक पुलिस मौजूद है, ख़वातीन के लिए भी, ख़वातीन के चलान के लिए भी, उनकी देखभाल के लिए भी ख़वातीन को लाना चाहिए ट्रैफिक पुलिस में भी, और ये एक अच्छा कदम है। आप ये समझ लें कि एक रोज़गार मिलेगा लोगों को। ये जो तमाम तर स्कीम है इससे ना सिर्फ रोज़गार के मौके जो है वो मैसर आएंगे, बल्कि इससे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स के इस्तेमाल का मज़ीद इजाफा भी होगा। जी। IBA पास 2021 के उम्मीदवारों का कराची प्रेस क्लब के बाहर धरना जारी है। सिंध के सदर अब्दुल गफ्फार ने कहा कि हमने विफाक तक पैदल मार्च किया लेकिन कुछ नहीं हो सका। 8,000 IBA पास PST JEST को वेटिंग में रखा गया। 4 साल से हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। नुमाइंदा मोहम्मद खुर्शीद रहमानी इस वक्त मुजाहिरीन के हमराही मौजूद हैं। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। मौजूद हैं कराची प्रेस क्लब के बाहर और प्रेस क्लब के बाहर जो है वो एहतिजाजी कैंप का सिलसिला जारी है। और इस एहतिजाजी कैंप के अंदर सबसे अहम बात यह है कि असातिज़ा इस वक्त जो है वो सरापा एहतजाज हैं, हुकूमत वक्त से अपने मुतालबात के हक़ के लिए जो है वो मुतालबा कर रहे हैं। एक तरफ म्यूज़िक टीचर एहतजाज कर रहे हैं और इस तरफ जो है वो IBA पास टीचर्स हैं कि जो 4 साल पहले जिन्होंने IBA का टेस्ट पास किया था, इसकी तादाद जो है वो 8,000 से ज़ायद जो है वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये टेस्ट पास किया, अब वेटिंग में हैं। 4 साल हो चुके हैं, इनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। अब इनकी उम्र जो है वो बढ़ चुकी है, सरकारी मुलाजमतों के अहल नहीं रहे, लेकिन इनको जो है वो हुकूमत ने इस उम्मीद पर जो है वो बिठाए रखा कि इनको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। अब ये मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अब्दुल गफ्फार, उनसे गुफ्तगू करेंगे जो सिंध के अलायंस के सदर हैं कि 8,000 से ज़ायद जो IBA पास स्टूडेंट्स हैं उनको ज्वाइनिंग लेटर के हवाले से अब तक की पेशरफ्त क्या है, क्या कहेंगे अब्दुल गफ्फार साहब? ये जो सारा प्रोसेस है ये क्या माजरा है, ज़रा नाज़रीन को बताएं ना। जी, ये हमने 2021 में टेस्ट पास किया था, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट हमें वेटिंग में रखा 4 साल। अब हम अवरेज हो चुके हैं, हमें यह कहे कि हमारे पास सीटें नहीं हैं। इस वक्त भी बहुत सीटें मौजूद हैं, हमारे पास प्रूफ भी हैं। हमारे ताल्लुकात में SCR के मुताबिक अब भी 270 के सीट्स हैं, पुराने SCR के। न्यू जो इन्वायरमेंट वो तो अलग बात है, दूसरे भी अजला हैं वहाँ भी यही सूरत हाल है। हम सिंध गवर्नमेंट को यही कहते हैं कि हम 46 दिन यहाँ पहले भी बैठ चुके हैं, 46 दिन यहाँ धूप में, गर्मी में, बारिशों में, लेकिन कोई तदारक नहीं हो। हमने पैदल मार्च करके इस्लामाबाद तक गए, वहाँ वफाक से यही मिला कि आपका जो मसला है वो सिंध में है, आप सिंध गवर्नमेंट से जाकर उससे मुतालबात करें। हमारा मुतालबात ये है कि टाइम पीरियड बढ़ा के जितने भी वेटिंग कैंडिडेट रहते हैं उनको ऑफर दे के बेचने ख़त्म किया जाए। आप क्या कहेंगे सारे सुल्तान? सर मैं तो यही कहूँगा कि आज हमें 98 डेज़ जो है वो हो चुके हैं, सरापा एहतजाज है, हम अपने घरों तक भी नहीं गए हुए हैं। रही बात सरदार शाह के मुताबिक कि हमारे पास सीट्स नहीं थे, हमारे पास HR की तरफ से जो लेटर जारी किया था वो भी हमारे पास पड़ा हुआ है, जिसमें ये साफ लिखा हुआ है कि जो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है उसके 4 मंथ बाद जो अर्ली रिटायरमेंट होगी वो भी हम जो है वो वेटिंग उम्मीदवारों को देंगे। उसके बाद जस्टिस IBA पास लोग हैं तो तकरीबन जो है वो इन्होंने कराची से इस्लामाबाद तक भी जो है वो पैदल मार्च किया, वहाँ भी इनका मसला हल नहीं हुआ। इससे पहले भी 46 डेज तक कराची प्रेस क्लब पर एहतिजाज किया, इनका मामला हल नहीं हुआ। अब फिर इन्होंने एहतिजाज की सतह बुलंद की है। इनका ये कहना है कि सूबाई हुकूमत जो है वो इनकी तकर्रुर के जो लेटर हैं वो जारी करें, तो दीगर ये अपना एहतिजाज जो है वो इसको तवील कर देंगे। जी
अभी आपको बताएं, सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की अपील पर सुबह भर के सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज छठे रोज़ भी जारी है। हड़ताल कराची प्रेस क्लब के बाहर अलामती भूख हड़ताल की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। आगाह कीजिएगा रिजवान। जी बिल्कुल, सिंध एम्प्लॉयज़ अलायंस की जानिब से 23 सितंबर से शुरू होने वाला एहतजाज का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है और गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह ऐलान किया गया था मुख्तलिफ़ रहनुमाओं की जानिब से कि अलामती भूख हड़ताल भी 2 रोज़ के लिए जो है वो मुख्तलिफ़ प्रेस क्लबों पर जो सिंध भर के हैं वहाँ की जाएगी। कराची प्रेस क्लब से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। इस वक्त इनका जो एहतजाजी कैंप है इसमें अलामती भूख हड़ताल का सिलसिला भी जारी है। बात करते हैं इनसे। बताइएगा कहाँ से आपका ताल्लुक़ है और बुनियादी मुतालबा क्या है और अब तक की जो जद्दोजहद रही उसमें क्या नतीजे सामने आए? देखिए, मैं यहाँ पर रोड पे भूखी प्यासी अगर इतनी गर्मी में खड़ी हूँ तो जाहिर सी बात है मेरा जो कंसर्न है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही है। हमारे मुतालबात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है उनकी भी फिक्र है, वो मुतासिर हो रही है। हम रोज़ ये सुबह होती है, हम सोचते हैं कि शायद मुतालबा करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से हमारे साथ कोई बात करने के लिए आएगा, लेकिन पता समझ नहीं आती कि ये लोग क्यों सोए हुए हैं, ये लोग आखिर चाहते क्या हैं। हमारे जो मुतालबात हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं और जितने भी हमने मुतालबात अपने किए हैं उनमें से किसी एक मुतालबे पे भी हम ले आउट नहीं करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारे सारे मुतालबे पूरे नहीं हो जाते। बिल्कुल मुतालबे पूरे। शाह साहब ये बताइएगा कि अब तक जो जद्दोजहद रही उसका कोई रिजल्ट तो बताया जा रहा है सामने नहीं आया, तो क्या आप हार मान लेंगे या फिर जो है जद्दोजहद मजीद आगे बढ़ेगी? बेहिम्मते दे जरा शिकवा करन मुकदरा दा उगन वाले उग पैना है सीना चीर के पत्थरा दा, और हम खुद तराशते हैं मंजिल के संगोरा। हम वो नहीं है जिनको ज़माना बना गया। हम ना पहले हार मानी है और ना इंशाल्लाह अब भी हार मानेंगे। बात यह है कि अगर कोई ये समझता है कि हम शायद वो हमें थकाएगा, हम नहीं थक रहे, हुकूमत थक रही है। मुतालबात की तवील फहरिस्त है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि पेंशन इस्लाहात पर जो है वो हुकूमत अगर किसी पेशकदमी करती है तो फिर ये एहतजाज ख़त्म करके टेबल टॉक पर जो है आ जाएंगे और सूरत दीगर इस एहतजाज का सिलसिला बरकरार रखा जाएगा। जी। सिंध इंसानी हुकूक कमीशन 1 माह से गैर फाल चेयरपर्सन का ओहदा ताहाल खाली है। साबिक चेयरपर्सन इकबाल डेथो ओहदे से फारिग कर दिए गए। मेंबरान ने दफातर आना छोड़ दिया। कमीशन का निज़ाम डामाडोल, केसेस अल्तवा का शिकार हैं। कमीशन का निज़ाम सेक्रेटरी इंसानी हुकूक आगा फ़खर हुसैन के सपोर्ट कर दिया गया। राजवीर सिंह सोढू के मुताबिक नए चेयरमैन के लिए मुशावरत वज़ीर-ए-आला और वज़ीर कानून से होगी। नया चेयरमैन सिंध काबीना की मंजूरी से तैनात होगा। इस पर तफसीलात जानेंगे आज़ाद मोहरियो से। जी आज़ाद। जी बिल्कुल, सिंध सरकार की जानब से साबिक चेयरपर्सन सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन इकबाल अहमद डेथो को सिंध काबीना की मंजूरी के बाद खवातीन को हरासा करने और मुबीना तौर पर करप्शन के इल्ज़ाम में ओहदे से फारिग कर दिया गया था, जिसके बायस इस वक्त जो है कमीशन का में जो है चेयरपर्सन का ओहदा खाली हो गया। जबकि 1 माह से चेयरपर्सन का ओहदा खाली होने से कमीशन का इंतजामी निज़ाम मुकम्मल तौर पर डामाडोल होकर रह गया है। जबकि कमीशन के मेंबरान ने भी दफ्तर आना ही छोड़ दिया है और कमीशन के इंतजामी इंतजाम है वो कमीशन के सेक्रेटरी आगा फ़खर हुसैन के सुपर्द कर दिए गए हैं। जबकि दूसरी जानब महकमा इंसानी हुकूक के मामले खास राजवीर सिंह सोढू उनका कहना है कि कमीशन के चेयरपर्सन के लिए मुशावरत की जाएगी। तैनाती की मुशावरत जो है वज़ीर-ए-आला सिंध और वज़ीर कानून के साथ बैठकर की जाएगी। उनका ये भी कहना है कि मुशावरत के बाद नए चेयरपर्सन का नाम भी तजवीज़ किया जाएगा। उनकी हतमी मंजूरी तैनाती की सिंध काबीना देगी। लेकिन इस वक्त जो है सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन में कई ऐसे केसेस हैं जो इल्तवा का शिकार है, लेकिन कमीशन गैर फाल होने के बाद उन केसेस को निपटाने के हवाले से किसी किस्म के कोई इक़दाम नहीं किया गया और ना ही नए चेयरपर्सन की तैनाती के हवाले से किसी किस्म की कोई मुशावरत की जा रही है। जी ठीक है आज़ाद, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। अभी आपको आगे बढ़ते हुए बताएं कि 1225 अरब रुपए बिजली सर्कुलर डेट पर हुकूमत का बैंकों से मुआहदा। हुकूमत के 18 बैंकों से मुआहदे पर बिजनेसमैनों का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। इब्राहिम खालिद तवाब कहते हैं कि हुकूमत कर्ज का बोझ आवाम और इंडस्ट्री पर डाल रही है। फी यूनिट बिजली पर सरचार्ज के नाम पर 3 रुपये 23 पैसे का बोझ पैदावारी लागत बढ़ा देगा, जो रीजनल ममालिक से मुकाबला मजीद मुश्किल बना देगा। इस पर तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ बताइए।
देखा जाए एक सबसे बड़ा दरीना मसला है सर्कुलर डेट का। बिजली का 1225 अरब रुपए का जो माहिदा हुकूमत पाकिस्तान ने बैंकों के साथ किया है, उसका जो अदायगी है सरचार्ज की मतलब आवाम और इंडस्ट्री पे बोझ पड़ेगा। 3 रुपये 23 पैसे अगले 6 साल तक अदा करना होगा। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? बिजनेसमैन हमारे साथ मौजूद हैं, इब्राहिम खालिद तबाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं। पहले भी हम PHL के 3 रुपये 23 पैसे दे रहे थे, अब ये अगले 6 साल तक। देखिए जी, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी कारोबार को कंपेटिटिव जब आप ना रखें तो वो हम कैसे compete करेंगे। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि कितने मुश्किल वक्त से पाकिस्तान आगे बढ़ा है। हमारी एक्सपोर्ट्स वक्त के साथ साथ कम से कम लीस्ट कंपेरेटिव होती जा रही है, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती जा रही है। और इन हालात में अगर एक फर्दर ये बर्डन हमारे ऊपर आ जाएगा तो इंडस्ट्रीज़ का सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप इस वक्त देखें कि आज भी हम रीजनली हमारी जो बिजली है वो सबसे ज़्यादा महंगी है। हम compete नहीं कर पा रहे, हम ना इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, हम किसी से compete नहीं कर पा रहे। उस पर अगर ये फर्दर बर्डन लगा दिया जाएगा तो जो इंडस्ट्रियाँ चल रही हैं उनको भी ताला लग जाएगा। देखिए, बिल्कुल नहीं चल पाएगी, ये मैं आपको बताऊँ। और अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी, इकॉनमी नहीं चलेगी, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट होगी, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। जब तक इकॉनमी का पहिया नहीं चलेगा हम स्ट्रगल करते रहेंगे। और आज भी ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको ये नहीं समझ रहे। मैं समझता हूँ कि ये IPPs का मसला बेहतरी की तरफ आया, बिजली के रेट कम हुए, वो एक पॉजिटिविटी थी, मगर कंसिस्टेंसी नहीं है। हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं? एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स 6 महीने आगे के लिए जाते हैं। जिस तरह से आपकी बिजली के रेट बढ़ेंगे, अब आप ये देखें, आपका इंटरेस्ट रेट कम नहीं हो रहा, ठीक है 22% से 11% पे आ गया, मगर आज भी वी आर नॉट रीजनली कंपेटिटिव। हम अपने आप को इस बहरान से नहीं निकाल सकते जब तक हमारा आसान हल ये है कि हम बिजली के बिलों में जो है वो ऐड कर देते हैं कि यहाँ से तो भाग ही नहीं सकते। अब आप ये समझें कि इसका इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट कितना बड़ा आता है। जिसके बिजली का बिल, जिसकी बिजली उसकी वन ऑफ द मेजर रॉ मटेरियल्स है, उसकी वन ऑफ द मेजर कॉस्ट है, आप उसको एकदम से इतना बढ़ा देते हैं तो ये सर्वाइवल नहीं है। इस मुल्क में इंडस्ट्री बंद हो जाएगी अगर यही गवर्नमेंट का माइंडसेट रहा, यही तरीक़ेकार रहा। दे हैव टू फाइंड अनदर सोल्यूशन। ये तरीका नहीं है, ये हल नहीं है, मैं आपको बताते चलूँ। जी, जैसे कि आपने सुना यहाँ पे जो हल की बात की जा रही है, कहा जा रहा है सर्कुलर डेट का खात्मा होना अच्छी बात है, लेकिन इसका बोझ आवाम पे और इंडस्ट्री पर डाल ये मईशत पर मनफी असरात मरतब करेगा। जी नाज़रीन, इन्फ्लुएंजा वायरस ने शहरियों को लपेट में लेना शुरू कर दिया है। अस्पतालों और क्लिनिक्स में मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया। बल्दिया उस्मा कराची की डायरेक्टर म्यूनसिपल सर्विसेज डॉक्टर उस्मा शाह कहती हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस एक से दूसरे शख्स में बआसानी मुंतकिल होता है। नज़ला, खांसी, बुखार की सूरत में शहरी डॉक्टर से रुजू करें। मज़ीद जानते हैं शुएब मुख्तार से, बताइएगा शुएब। जी बिल्कुल, शहर कायद को इन्फ्लुएंजा वायरस ने अपनी लपेट में ले लिया है। इन्फ्लुएंजा वायरस की क्या अलामात हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा म्यूनसिपल सर्विसेज की डायरेक्टर डॉक्टर उज़्मा शाह। डॉक्टर साहिबा, हमें ये बताइएगा, इन्फ्लुएंजा वायरस के केसेस जो है हर गुजरते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं, तो इन्फ्लुएंजा वायरस की क्या अलामात हैं, इस हवाले से बताइएगा। जी शुएब, डेंगू के बाद जो सेकंड वायरस हमारा बहुत स्प्रेड हो रहा है वो है इन्फ्लुएंज़ा। अच्छा, इसकी अलामत ये होती हैं कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार और कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो सांस में भी तकलीफ़ स्टार्ट हो जाती है। शुएब, जैसे आपको पता है हमारे कोविड हुआ था तो उसमें भी इसी तरह का ये वायरस है जिसमें आपको बार बार हैंड वॉश करने होते हैं, आपने मास्क लगाएं और आप उस पर्सन से दूर रहें जिसको ऑलरेडी छींकें आ रही हों या फिर उसका गला ख़राब है या उसको नज़ला है। ये वायरस तो सबके लिए ही ख़तरनाक है। अब इससे ये होता है कि ये दोनों जो जेंडर्स हैं, मेल फीमेल और बच्चे बूढ़े, सबको इफ़ेक्ट कर रहा है, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है जैसे बच्चे और बूढ़े, उनको ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। ये डिपेंड करता है इम्यूनिटी पे। अगर आपकी इम्यूनिटी कम है तो आप ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। और जी बिल्कुल, इनका यही कहना है, अगर किसी भी शख्स को जो है वो खांसी, बुखार या नज़ला है तो शहरियों को जो है उससे हाथ मिलाने में, उसके पास बैठने से जो है वो गुरेज करना चाहिए। इन हाथों पर बार बार जो है वो सैनिटाइज़र लगाएं और ख़ास तौर पर ऐसे किसी शख्स को देखें जो नज़ला, खांसी, बुखार में मुब्तला है तो इसके सामने मास्क को भी तरजीह दें। जी
एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस के अफसरान व एहलकारों पर संगीन इल्ज़ाम सामने आ गए। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ अफसरान न सिर्फ लैंड ग्रैबिंग और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग की सरपरस्ती कर रहे हैं, बल्कि खुद भी ज़मीनों पर कब्जे और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए हैं। इस हवाले से तफसीलात बताएंगे उसामा मलिक। जी उसामा। बिल्कुल, देखें, एंटी इंक्रोचमेंट पुलिस जो है वो उनके एहलकारों अफसरान पर जो है वो संगीन इल्ज़ामात लगे हैं। इंटेलिजेंस की जो एक और रिपोर्ट है वो मंजर आम पर आ गई है, जिसमें जो है वो एहलकारों और अफसरान पर लैंड ग्रैपिंग और शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के जो है वो इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जिसमें जो है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बाज़ अफसरानों को यह डिक्लेयर किया गया है कि वो खुद ज़मीनों पर कब्ज़ा करते हैं और गैर कानूनी सरगर्मियों में जो है वो मुलव्वस हैं। 6 रोज़ कबल जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से भी जराइम पेशा अनासर की जो है वो आयद की गई थी। अवामी हलकों में अब जो है वो तशवीश की एक लहर दौड़ गई है कि आवाम भरोसा करें तो किस पर करें। पुलिस सरबरा और दीगर जो इदारे हैं वो ताहाल जो है वो कोई इस पर कार्रवाई करते हुए नज़र नहीं आ रहे। गुज़िश्ता रोज़ एक जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी हुई थी, जिसमें शहर भर के जो है वो SHOs पर भी इल्ज़ामात लगे थे। उसमें से मुतादिद SHOs ऐसे जो हैं वो इस वक्त भी ताहाल थानों में तैनात हैं, जिन पर ना सिर्फ लैंड ग्रेबिंग और शहरियों से भत्ता तलबी और दीगर जो वारदातें हैं उसमें जो है वो मुबैना सरपरस्ती के आए हुए थे। अब एक और रिपोर्ट आई है जिसमें जो है वो एंटी इंक्रोचमेंट जो पुलिस है उस पर जो है वो संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इसमें तमाम जो अफसरान हैं उनके नाम शामिल किए गए हैं। उनका बताया गया है कि कौन कौन किस किस जगह पर जो है वो लैंड ग्रैबिंग कर रहा है, ज़मीनों पर कब्जा कर रहा है। अब देखना यह है कि पुलिस चीफ की जानिब से इस पर कब नोटिस लिया जाता है और एहलकारों अफसरान के ख़िलाफ़ क्या इकदाम किए जाते हैं, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों जो SHOs और एहलकारों की लिस्ट आई थी उस पर जो है वो ताहाल कोई काम नहीं किया जा सका। मुतादिद SHOs ऐसे हैं जो कि अब भी ताहाल थानों में तैनात हैं और अपनी जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं और अपने जो मुबैना धंधे थे, प्राइवेट पार्टियां थी, वो रोज़े अव्वल की तरह इसे चल रही हैं। जी आपको बताएं, लांढे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के मुतासरीन ताहाल इंसाफ के मुंतज़िर हैं। सदर लांढे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एक्शन कमेटी महमूद हामिद कहते हैं 2334 प्लॉट अलॉट होने के बावजूद कब्जा नहीं दिया गया, रकम भी वसूल हो चुकी मगर फाइलें इल्तवा का शिकार हैं। 26वीं आईनी तरमीम की आड़ में 11 माह से केस की समाअत रुकी हुई है। इस पर तफसीलात जानेंगे काविश मेमन से। जी काविश। जी बिल्कुल, देखें, लांडी इंडस्ट्रीज़ के अलॉटीज़ ताहाल इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इस सिलसिले में हम देखा कि मुतासरीन ने आज कराची प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की। इस सिलसिले में उनका कहना है कि एहतजाज भी किया KMC हेड ऑफिस के बाहर और साथ ही साथ देखने की जो आइनी बेंच है वहाँ पर ये मामला लटका हुआ है। पिछले 11 माह से केस की समाअत भी नहीं हुई है। इस पर ताजु का क्या मौके पर मेरे साथ महमूद हामिद मौजूद है। महमूद साहब बताइएगा, 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से भी आपने बात की, क्या मुतालबात है, कब इंसाफ मिलेगा? देखें, KMC लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ का मसला 33 साल से इल्तिबा का शिकार है। हमने उसके लिए जदोजहद की, हेड ऑफिस के ऊपर मुजाहरा किया, लेकिन KMC के अंदर मौजूद अहलकारों ने हमारा कोई सुनवाई नहीं की। फिर हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। 2021 के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन पिटिशन की है, अब वो चली है और उससे उम्मीद हुई थी कि हमें इंसाफ मिलेगा। सलाउद्दीन पंवर साहब को मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि अक्टूबर 2024 में उन्होंने हुक्म दिया कि रेवेन्यू बोर्ड और KMC ज़मीन का सर्वे करके हमें रिपोर्ट दे, जिसका सरबराह बनाया चीफ सेक्रेटरी को। लेकिन वो रिपोर्ट जो है 1 महीने में आनी थी, उसको अब 1 साल होने वाला है, वो रिपोर्ट नहीं आई। वो रिपोर्ट कहाँ गई, वो ज़मीन कहाँ गई? तो ये जो सारे गदरबूद कर रहे हैं ये हमारे साथ जुल्म है। और उससे बड़ा जुल्म ये हुआ है कि आइनी बेंचों की वजह से हमारी समाअत 11 महीने से रुकी हुई है। 11 महीने हो गए हमारी समाअत नहीं हुई है। अर्जेंट एप्लीकेशन देते हैं, वो नामंजूर हो जाती है। तो हम कहाँ जाएं? इंसाफ के लिए हम कौन सा दरवाज़ा खटखटाएं? हम KMC के लोगों से मायूस हो गए, यहाँ आए थे कि यहाँ इंसाफ मिलेगा हमें, मगर यहाँ हमारे लिए इंसाफ को, यहाँ भी दरवाज़ा बंद कर दिया गया है, केस ही नहीं लग रहा है। तो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए चीफ जस्टिस ज़फ़र राजपूत साहब से अपील करते हैं कि खुदारा हमारे लिए इन आइनी बेंचों की अदालतों को खोलें, इंसाफ का दरवाज़ा खोलें। 2334 इलाटीज़ जो हैं बेरोज़गार हैं, जो करोड़ों रुपया KMC को दे चुके हैं और उनकी ज़मीन के बारे में फ़ैसला नहीं हो पा रहा। जो सलाउद्दीन पंवर साहब ने हुक्म दिया था, जो कमेटी बनाई थे, उस पर अमल दरामद किया जाए, उसकी रिपोर्ट पेश की जाए और हमारे लांडी कॉटेज इंडस्ट्री केस की समाअत को शुरू किया जाए ताकि हमें इंसाफ मिल सके और ये लांडी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ आबाद हो सके।
बिल्कुल, महमूद आमिद मौजूद थे, बता रहे थे कि लांडी कॉटेज इंडस्ट्री के जो मुतासरीन हैं वो ताहाल इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इस सिलसिले में वो आइनी बेंच पर भी सवालात खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस इंसाफ फराम करें, क्योंकि ये मामला पिछले 33 सालों से इल्तवा का शिकार है। जी, मौसम की तब्दीली के साथ ही हामला ख़वातीन की मुश्किलात में इजाफा हो गया है, जिस पर तिब्बी माहिरीन ने ख़वातीन को मियारी खुराक इस्तेमाल करने और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत की है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम। जी देखिए, बिल्कुल हालिया बारिशों के बाद और मौसम की तब्दीली के साथ ही गर्मी का मौसम सामने आ चुका है और इस हवाले से जहां पर दीगर अफराद मुतासर हैं वहीं पर हमला ख़वातीन की मुश्किलात में भी इजाफा हो चुका है और उनको एहतियाती तदाबीर क्या अपनानी चाहिए, इस हवाले से तो हम बात करेंगे अब्बासी शरीफ अस्पताल की शोबा इमराज नस्वा की इंचार्ज प्रोफेसर शमीम साहबा से पूछेंगे कि इस मौसम में अवाम ख़ासतौर पर हमला ख़वातीन क्या खाएँ, क्या पिएँ और क्या एहतियाती तदाबीर अपनाएँ। मैडम बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। मैडम क्या कहेंगे इस मौसम में कि जहाँ हमला ख़वातीन की मुश्किलात में भी इजाफा हो गया है, गर्मी भी है, वायरल बीमारियाँ भी फैल रही, क्या कहेंगी? कि हमला ख़वातीन जो हैं वो उनके लिए सबसे पहली बात ये है कि वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। एक तो पानी की कमी ना हो, गर्मी बहुत ज़्यादा जब होती है तो उनको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, इसलिए कि जब पेट में बच्चा होता है तो पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, वरना इससे अगर पानी कम हो तो इससे डिहाइड्रेशन और पेशाब का इन्फेक्शन और दीगर मामला ख़राब हो सकते हैं। दूसरी चीज़, हमला ख़वातीन में ख़ुद ही एक क़ुव्वत मदाफ़त की कमी होती है, इसलिए कि वो एक तख्लीकी एक इससे प्रोसेस से गुजर रही होती हैं। तो ऐसे में हमला ख़वातीन को चाहिए कि चूँकि वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, अपने आप को कम से कम पब्लिक जगहों पे एक्सपोज करें, घरों में रहें, घर का खाना खाएं, बाहर का खाना खाने से गुरेज करें, साफ़ सुथरी चीज़ें खाएं, खाने से पहले अपने हाथ ज़रूर धोएं, सफाई सुथराई का घर में ख्याल रखें और बिल्कुल भी मक्खियों और मच्छरों से अपने घरों को पाक रखें। जितना भी मुमकिन हो, जिसकी जो भी अपनी फैसिलिटीज़ हैं उसके हिसाब से आप फ़िनाइल का पोछा लगाएं, मक्खी खानों को ढक के रखें और मक्खियों से और मच्छरों से अपने आप को डेंगू से और दूसरे वायरस से बचाएं। और किसी को अगर बुखार आए, किसी भी हामला खातून को बुखार आए तो उसको घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, बिकॉज़ कोई भी वायरल इन्फेक्शन एक नॉर्मल शख्स को एक हामला खातून में बहुत जल्दी ख़राबी होती है। तो बुखार आए या कोई वायरल इन्फेक्शन हो तो फ़ौरन आप अस्पताल जाएं और किसी बड़े अस्पताल जाएं, जैसे अब्बासी आएँ, जिना आएँ और सिविल जाएं, क्यों बड़े हॉस्पिटल्स में इन चीज़ों की जल्दी शनाख्त भी होती है और फ़ौरन इलाज भी शुरू हो जाता है। प्रोफेसर साहब ने तफसीली बताया कि इस मौसम में हमला ख़वातीन की मुश्किलात में काफ़ी हद तक इजाफा हो जाता है, तो ख़वातीन को चाहिए कि इस मौसम में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें, घरेलू खुराक इस्तेमाल करें और अगर कोई पेचीदगी होती है तो फ़ौरी तौर पर करीबी अच्छे डॉक्टर से रब्ता करें ताकि फ़ौरी तौर पर उनका इलाज मुमकिन हो सके। जी।